सोचिए, एक शहर ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक बहुत ही आधुनिक अस्पताल बनाया है। इमारत एकदम शानदार है, डॉक्टर भी बेहतरीन है। लेकिन मुझे लगता है इस कहानी में कोई कैच है ना? हाँ, बिल्कुल कैच है। वो अस्पताल तक पहुंचने वाली जो मुख्य सड़क है, वो हर साल मॉनसून में पूरी तरह डूब जाती है। ओहो। और शायद जिस जमीन पर उसे बनाया गया है वो भूकंप के लिहाज से भी काफी कमजोर क्षेत्र होगा। आपने एकदम सही पकड़ा। तो नतीजा क्या हुआ? मतलब जब लोगों को इस अस्पताल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वे वहां पहुंच नहीं पाते। और यहीं पर हमारा आज का विषय सामने आता है। मतलब सदियों तक लोगों की ये धारणा रही है कि भूगोल या ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ नक्शों को घूरना या बस देशों की राजधानियां रटना है। बिल्कुल, जबकि असली बात कुछ और ही है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण या कहें गहन चर्चा में हम उसी पुरानी धारणा को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। हाँ, क्योंकि भूगोल वास्तव में वह विज्ञान है जो हमें बताता है कि वह अस्पताल कहाँ बनना चाहिए था ताकि वो सबसे ज्यादा जिंदगियां बचा सके। एकदम सही। तो हमारे पास जो स्रोत सामग्री और नोट्स हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ही यही है। खासकर बोर्ड एग्जाम्स और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हम क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल जैसे जो भारी भरकम विषय हैं, उनकी गुत्थी सुलझाने वाले हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि भूगोल का सिलेबस देखकर अक्सर छात्र घबरा जाते हैं। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जब हम भूगोल की किताब खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इसमें दुनिया की हर चीज को ठूंस दिया गया है। हाँ, मतलब पहाड़, नदियां, इंसान, बाजार, प्रदूषण, सब कुछ। वही तो, ये सब बहुत बिखरा हुआ सा लगता है। मुझे तो कई बार समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। देखिए, ये बिखराव महसूस होना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि जब हम पृथ्वी को मनुष्यों के घर के रूप में देखते हैं तो उसमें जाहिर है सब कुछ आ ही जाएगा। मतलब भूगोल कोई अलग थलग या आइसोलेटेड विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। भूगोल पूरी तरह से एक अंतः विषय यानी इंटरडिसिप्लिनरी विज्ञान है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब ये बाकी विज्ञानों के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, इसका मतलब है कि ये भौतिकी, भूविज्ञान और वनस्पति विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों को लेता है और फिर उन्हें सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़ देता है, जैसे अर्थशास्त्र या इतिहास। एकदम सही। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य इस भौतिक पर्यावरण और मानवीय गतिविधियों के बीच के रिश्ते को समझना है। लेकिन अगर ये सब कुछ जोड़ता ही है तो फिर भूगोल की अपनी कोई अलग पहचान कैसे हुई? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अगर हम अर्थव्यवस्था पढ़ ही रहे हैं तो वो अर्थशास्त्र हो गया, अगर चट्टाने पढ़ रहे हैं तो वो भूविज्ञान हो गया, फिर भूगोल क्या कर रहा है? देखिए, इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान उदाहरण ले सकते हैं। मेरे दिमाग में भी एक एनालॉजी आ रही है। क्या हम भूगोल की तुलना एक स्मार्टफोन से कर सकते हैं? स्मार्टफोन, ये दिलचस्प लग रहा है। कैसे? सोचिए कि हमारा भौतिक पर्यावरण जैसे पहाड़, नदियां, जलवायु और मिट्टी, ये सब उस स्मार्टफोन का हार्डवेयर है। मतलब ये वो बुनियादी ढांचा है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हाँ, और जो मानवीय गतिविधियां हैं जैसे हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था या व्यापार, वो सब उस स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल। और भूगोल वो विज्ञान है जो ये देखता है कि ये सॉफ्टवेयर इस खास हार्डवेयर पे काम कैसे कर रहा है। क्या बात है! ये स्मार्टफोन वाली एनालॉजी तो स्थिति को काफी स्पष्ट कर देती है ना? बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है। और बिना सॉफ्टवेयर के वो हार्डवेयर बस धातु और कांच का एक टुकड़ा है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भूगोल वेत्ताओं के बीच इस बात को लेकर बहुत लंबी बहस चली है कि भूगोल असल में है क्या। अच्छा, कैसी बहस? कुछ विद्वानों का मानना था कि भूगोल को केवल भौतिक पर्यावरण यानी आपके उदाहरण के हिसाब से सिर्फ हार्डवेयर का अध्ययन करना चाहिए। तो बाकी लोग क्या कहते थे? उस सामग्री में भूगोल का द्वैतवाद या डुअलिज्म कहा गया है। बिल्कुल। डुअलिज्म का अर्थ ही यह है कि किसी विषय को दो अलग-अलग या विरोधी दृष्टिकोणों से देखना, प्रकृति बनाम इंसान। लेकिन समय के साथ भूगोलवेत्ताओं ने ये महसूस किया होगा कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हाँ, इसे हम मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी की अवधारणा से समझ सकते हैं। स्रोत में जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाइड्रोलॉजी मतलब नदियों और पानी का अध्ययन? हाँ, हाइड्रोलॉजी एक भौतिक विज्ञान है जो नदियों के बहाव का अध्ययन करता है। लेकिन जहां नदियां बहती हैं, जहां ताजा पानी उपलब्ध होता है, इंसान वहीं तो बसना शुरू करता है। बिल्कुल, जैसे प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी थीं। और यही बस्तियों का निर्माण बस्ती भूगोल या सेटलमेंट ज्योग्राफी बन जाता है। समझ रही हूँ।
और जाहिर है जहां बस्ती होगी वहां लोग खेती करेंगे, बाजार बनेंगे, व्यापार होगा। और वो हिस्सा क्या बन जाएगा? वो आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक ज्योग्राफी बन जाएगा। एकदम सटीक। तो देखिए, एक भौतिक तत्व पानी, उसने कैसे ये तय किया कि इंसान की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? ये तो बहुत ही स्पष्ट है। इंसान और प्रकृति आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन इंसान से प्रकृति के नियमों का गुलाम नहीं है। वो नदियों पर बांध बनाता है, नहरें निकालता है। हाँ, और रेगिस्तान में भी फसलें उगा लेता है। बिल्कुल। यानी प्रकृति इंसान को एक ढांचा देती है और इंसान अपनी तकनीक से उस ढांचे को बदल देता है। ये तो समझ में आता है कि भूगोल में हमें भौतिक दुनिया और मानवीय दुनिया के इस इंटरैक्शन को पढ़ना है। हाँ, यही इसका मूल है। लेकिन मेरे सामने अब एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या आ रही है। अच्छा, वो क्या है? अगर भूगोल में पूरी धरती और उस पर मौजूद इंसानों की हर गतिविधि का अध्ययन करना है, तो ये तो जानकारी का एक ऐसा अथाह समंदर बन जाएगा जिसमें कोई भी डूब जाए। ये सच है। ये बहुत भारी लग सकता है। तो इस स्मार्टफोन के हर हिस्से को पढ़ने का कोई व्यवस्थित तरीका क्या है? मुझे लगता है छात्र यहीं सबसे ज्यादा अटकते हैं। हाँ, जानकारी को व्यवस्थित करना सबसे बड़ी चुनौती थी और इसी को सुलझाने के लिए भूगोल में अध्ययन के 2 मुख्य तरीके विकसित हुए। अच्छा, तो वे 2 तरीके क्या हैं? पहला है क्रमबद्ध दृष्टिकोण, जिसे सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं, और दूसरा है प्रादेशिक दृष्टिकोण, जिसे रीजनल अप्रोच कहते हैं। परीक्षा के नजरिए से मुझे लगता है इन दोनों के बीच का अंतर समझना सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर इस पर 5 नंबर वाले सवाल भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, और छात्रों को इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है। तो चलिए इस अंतर को हमेशा के लिए आसान बनाते हैं। मैंने इसके लिए एक मेंटल टेबल और एक निमोनिक यानी याद रखने का एक तरीका तैयार किया है। मेबोनिक, ये तो बहुत मददगार होगा, बताइए। सबसे पहले देखते हैं कि क्रमबद्ध दृष्टिकोण किसने दिया। ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। हाँ, हम्बोल्ट का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। तो इसे याद रखने के लिए हम SH का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिस्टमैटिक इज इक्वल टू हम्बोल्ट। S और H। ये बढ़िया है। और प्रादेशिक दृष्टिकोण के लिए? प्रादेशिक दृष्टिकोण कार्ल रिटर ने दिया था, तो इसके लिए हम RR का इस्तेमाल करेंगे, यानी रीजनल इज इक्वल टू रिटर। दोनों शब्द R से शुरू होते हैं। ये बहुत ही कारगर तरीका है। अक्सर इन 2 जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम आपस में उलझ जाते हैं। दोनों एक ही समय के थे ना, समकालीन? हाँ, हम्बोल्ट और रिटर दोनों समकालीन थे, लेकिन दुनिया को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। और उस नजरिए को समझने के लिए हमारी मेंटल टेबल काम आएगी। तो उस टेबल में मुख्य अंतर क्या है? इसे ऐसे देखते हैं कि सिस्टमैटिक का मतलब है विषयवार अध्ययन, यानी फिनोमिनन वाइज। और रीजनल का मतलब? रीजनल का मतलब है इलाकेवार अध्ययन, यानी एरिया वाइज। ये वर्गीकरण एकदम सटीक है। क्या हम हम्बोल्ट के इस विषयवार अध्ययन के तरीके को थोड़ा और गहराई से समझ सकते हैं? मतलब ये जमीन पर काम कैसे करता है? बिल्कुल। हम्बोल्ट के क्रमबद्ध दृष्टिकोण में हम किसी एक भौगोलिक घटना या विषय को चुनते हैं, जैसे कोई एक टॉपिक उठा लिया। हाँ, और फिर पूरी दुनिया को एक प्रयोगशाला मानकर उस विषय का वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर अध्ययन करते हैं। तो इसकी कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया भी होगी? हाँ, मान लीजिए हम प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन कर रहे हैं। हम्बोल्ट के तरीके में हम पूरी दुनिया में घूमेंगे और केवल वनस्पति का डेटा जमा करेंगे। मतलब सिर्फ पेड़ों पर फोकस करेंगे, बाकी किसी चीज पर नहीं? बिल्कुल। फिर हम उस डेटा की तुलना करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे और अंत में एक पैटर्न की पहचान करेंगे। अच्छा, मतलब हम ये ढूंढेंगे कि भूमध्य रेखीय वर्षा वन कहाँ-कहाँ है, शंकुधारी वन कहाँ है। हाँ, या मानसूनी वन किन अक्षांशों पर पाए जाते हैं। तो एक तरह से हम पूरी दुनिया का सिर्फ एक वनस्पति वाला नक्शा तैयार कर रहे हैं। एकदम सही। ये वैज्ञानिक नियम बनाने का तरीका है। तो हम्बोल्ट का दृष्टिकोण हमें बताता है कि अगर अमुक तापमान और बारिश होगी तो वहां इस प्रकार के पेड़ उगेंगे। हाँ, चाहे वो जगह अफ्रीका में हो या दक्षिण अमेरिका में, नियम एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ मुझे एक समस्या नजर आ रही है। कैसी समस्या? अगर मैं पूरी दुनिया की सिर्फ वनस्पति देख रही हूँ, तो मैं वहां के इंसानों, वहां की मिट्टी या अर्थव्यवस्था को तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही हूँ ना? ये एक बहुत ही जायज पॉइंट है। ऐसे में तो वो ज्ञान अधूरा रह गया। क्या यही कारण है कि रिटर ने अपना अलग दृष्टिकोण दिया? बिल्कुल, यही वो मुख्य बिंदु है जहां कार्ल रिटर का प्रादेशिक दृष्टिकोण या रीजनल अप्रोच तस्वीर में आता है। तो रिटर का क्या मानना था? रिटर का मानना था कि पृथ्वी को विषयों के आधार पर अलग अलग टुकड़ों में बांटकर नहीं समझा जा सकता। उनके अनुसार हमें दुनिया को अलग अलग क्षेत्रों या रीजन्स में बांटना चाहिए।
ये क्षेत्र प्राकृतिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक या सांस्कृतिक भी। और फिर हम किसी एक विशिष्ट क्षेत्र को चुनते हैं और उस क्षेत्र के अंदर मौजूद हर चीज का समग्र या होलिस्टिक अध्ययन करते हैं। इसे थोड़ा जमीनी स्तर पर समझते हैं। मान लीजिए हम थार मरुस्थल या हिमालय क्षेत्र का चुनाव करते हैं। ठीक है, हिमालय क्षेत्र लेते हैं। तो रिटर के तरीके से हम सिर्फ वहां के पेड़ पौधे नहीं देखेंगे। बिल्कुल नहीं, हम देखेंगे कि हिमालय की मिट्टी कैसी है, वहां का तापमान कैसा है, और उस तापमान की वजह से वहां घर कैसे बनते हैं, वहां के लोग क्या खाते हैं। हाँ, और उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है। रिटर इसे विविधता में एकता या यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते थे। मतलब उनका उद्देश्य ये देखना था कि किसी एक स्थान पर ये सभी अलग अलग तत्व एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, कैसे वे एक विशिष्ट पर्यावरण बनाते हैं। सुनकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अव्यवस्थित हो सकता है। मतलब एक ही जगह पर मिट्टी, इंसान, जलवायु, बाजार सब एक साथ पड़ना तो एक खिचड़ी बनाने जैसा हो गया। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है। क्या ये दोनों तरीके एक दूसरे के दुश्मन नहीं है? एक सब कुछ अलग कर रहा है और दूसरा सब कुछ मिला रहा है। ये एक बहुत ही आम भ्रम है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। पूरक मतलब एक दूसरे को पूरा करते हैं। हाँ, इसे ऐसे समझिए, क्रमबद्ध भूगोल हमें वैज्ञानिक नियम देता है, जैसे ढलान पर मिट्टी का कटाव कैसे होता है। ठीक है। लेकिन प्रादेशिक भूगोल हमें ये दिखाता है कि वो नियम हिमालय के एक विशिष्ट गांव में वास्तविक जीवन में कैसे काम कर रहा है और वहां के किसानों को कैसे प्रभावित कर रहा है। हाँ। अच्छा, अब समझी। हाँ, बिना क्रमबद्ध ज्ञान के प्रादेशिक अध्ययन सिर्फ कहानियों का एक संग्रह बन जाएगा। और बिना प्रादेशिक अध्ययन के क्रमबद्ध नियम केवल कागजी सिद्धांत बनकर रह जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। अब चूंकि हम इन दृष्टिकोणों को समझ चुके हैं, तो भूगोल की शाखाओं को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा आसान हो जाता है। हाँ, नोट्स में द्वैतवाद के आधार पर भूगोल को मुख्य रूप से बांटा गया है। मैंने देखा कि इसे भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और कुछ अन्य शाखाओं में बांटा गया है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी शाखाएं वास्तव में हम्बोल्ट के क्रमबद्ध दृष्टिकोण का ही हिस्सा हैं। क्योंकि हम एक एक विषय को अलग से पढ़ते हैं। निश्चित रूप से। जब हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो हम उस हार्डवेयर की अलग अलग परतों को खोल रहे होते हैं, जैसे भूआकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी जो जमीन के आकार का अध्ययन करता है। हाँ, और जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी आता है, जल विज्ञान आता है और मृदा भूगोल आता है। और जब हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं यानी मानव भूगोल की ओर, तो उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल आता है। इसके अलावा जनसंख्या और बस्ती भूगोल भी शामिल है, जिसमें ग्रामीण और शहरी बसावट आती है। आर्थिक भूगोल भी तो है, जिसके अंदर कृषि, उद्योग और पर्यटन जैसी उप शाखाएं आती हैं। बिल्कुल, और नोट्स में जैव भूगोल और पारिस्थितिकी का भी जिक्र है, जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटती हैं। शाखाओं की ये सूची लंबी जरूर है, लेकिन इनका वर्गीकरण बहुत ही सुव्यवस्थित है। हाँ, ये काफी लॉजिकल हैं। इस वर्गीकरण को और आसान बनाने के लिए मैंने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाई है, जिससे किसी भी उप शाखा के पीछे के विज्ञान को समझा जा सकता है। ये गाइड कैसे काम करती है? उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमें भू आकृति विज्ञान को समझना है, तो इसे रटने के बजाय हम 3 स्टेप्स का पालन कर सकते हैं। अच्छा, पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, मुख्य आकृतियों की पहचान करना, यानी हम जमीन पर क्या देख रहे हैं। मतलब क्या ये एक पर्वत है, कोई गहरी घाटी है या एक सपाट मैदान है? बिल्कुल। फिर आता है स्टेप 2, उन प्रक्रियाओं को समझना जो इन्हें बनाती या बिगाड़ती हैं। जैसे हवा या पानी से होने वाला क्षरण, इरोजन, या फिर अपक्षय यानी वेदरिंग। हाँ, और आखिरी है स्टेप 3, समय के साथ इनके विकास या एवोल्यूशन को देखना, यानी लाखों साल पहले ये आकृति कैसी थी और भविष्य में ये कैसी हो जाएगी। क्या ये 3 चरण या प्रक्रिया सही है? ये प्रक्रिया पहचान, प्रक्रिया और विकास किसी भी भौतिक शाखा को समझने की कुंजी है। मतलब ये हमें केवल क्या है से आगे बढ़ाकर क्यों और कैसे पर ले जाती है। एकदम सही। ये दिलचस्प तो है, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। बताइए, क्या बात है? मानव भूगोल में एक शाखा है ऐतिहासिक भूगोल या हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। क्या इस 3 चरण या प्रक्रिया को इंसानी मामलों पर भी लागू किया जा सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ऐतिहासिक भूगोल सिर्फ इस बारे में है कि जमीन के बजाय इंसानी इलाके समय के साथ कैसे बदलते हैं? ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है।
ऐतिहासिक भूगोल का मूल काम ही अतीत से वर्तमान तक के स्थानिक परिवर्तनों को ट्रैक करना है। टेम्पोरल चेंजेस, राइट? हाँ, जिस तरह भू आकृति विज्ञान एक पहाड़ के विकास को देखता है, उसी तरह ऐतिहासिक भूगोल ये देखता है कि 16वीं सदी का एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव समय के साथ प्रक्रियाओं और घटनाओं से गुजरकर आज का आधुनिक मुंबई कैसे बन गया। बिल्कुल, ये समय के परिप्रेक्ष्य में भूगोल को समझने का तरीका है। अच्छा, तो ये सारा हिस्सा क्रमबद्ध भूगोल के तहत आ गया। फिर प्रादेशिक दृष्टिकोण की शाखाएं कौन सी हैं? प्रादेशिक अध्ययन की शाखाएं मुख्य रूप से किसी इलाके की योजना और विकास पर केंद्रित होती हैं। मतलब रीजनल प्लानिंग वगैरह? हाँ, रीजनल स्टडीज, रीजनल प्लानिंग, जैसे किसी शहर या ग्रामीण इलाके की रूपरेखा तैयार करना। तो इनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? इनका मुख्य लक्ष्य ये विश्लेषण करना होता है कि किसी एक क्षेत्र में मौजूद संसाधनों का समग्र उपयोग कैसे किया जाए ताकि संतुलित विकास हो। समझ गए। अब हम इस चर्चा के सबसे आधुनिक और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच रहे हैं। हाँ, तकनीकी पहलू। अभी तक हमने जो भी बात की, हम्बोल्ट, रिटर, दुनिया भर की जलवायु, ये सब डेटा का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। और पुराने समय में भूगोलवेत्ता इसे कागज के नक्शों और रजिस्टरों में संभालते थे। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर सकते और यहाँ हमारी स्रोत सामग्री में आधुनिक तकनीक यानी जियो इन्फॉर्मेटिक्स का जिक्र आता है। बिल्कुल, भूगोल अब कंपास और हाथ से नक्शे बनाने की दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है। आज का भूगोल पूरी तरह से बिग डेटा और तकनीक से संचालित है। और ये बोर्ड एग्जाम्स के 5 नंबर वाले सवालों के लिए एक हॉट टॉपिक है। हाँ, अगर हम आज की चर्चा को ध्यान से देखें तो हमने अनजाने में ही उन 4 सबसे बड़े विषयों को कवर कर लिया है जिन पर सवाल बनते हैं। बिल्कुल। पहला, क्रमबद्ध और प्रादेशिक दृष्टिकोण के बीच का अंतर। दूसरा, भूगोल में द्वैतवाद की बहस। तीसरा, भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्गीकरण। और चौथा विषय है जियो इन्फॉर्मेटिक्स का महत्व। तो ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स असल में काम कैसे करता है? इसमें रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और जीआईएस का नाम आता है। इन तीनों उपकरणों का अपना एक अलग लेकिन आपस में जुड़ा हुआ काम है। शुरुआत रिमोट सेंसिंग से होती है। ये कैसे काम करता है? इसके जरिए हम सैटेलाइट्स या ड्रोन की मदद से बिना पृथ्वी को छुए सतह की तस्वीरें और डेटा इकट्ठा करते हैं। और फिर जीपीएस क्या करता है? फिर आता है जीपीएस, जो उस डेटा में मौजूद हर चीज का बिल्कुल सटीक अक्षांश और देशांतर लोकेशन तय करता है। लेकिन असली जादू तो जीआईएस करता है ना, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। एकदम सही। मैं जीआईएस के काम करने के तरीके को समझना चाहती हूँ। क्या ये हमारे उसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाले एनालॉजी से जुड़ता है? आप इसे कैसे जोड़ रही हैं? क्या जीआईएस वो टूल है जो ये मापता है कि सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर पर कितना दबाव डाल रहा है? क्या बात है, ये समझने का एक शानदार तरीका है। जीआईएस मूल रूप से एक कंप्यूटर सिस्टम है जो स्थानिक विश्लेषण यानी स्पेशल एनालिसिस करता है। ये डेटा को लेयर्स में रखता है ना? हाँ, ये अलग अलग प्रकार के डेटा को एक के ऊपर एक परत की तरह रखता है। एक वास्तविक दुनिया का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी इलाके में बाढ़ आई है और हमें एक राहत शिविर या रिलीफ कैंप बनाना है। तो एक योजनाकार के रूप में हम जीआईएस में परतों का उपयोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले योजनाकार जीआईएस में उस इलाके की टोपोग्राफी या जमीन की ऊंचाई का नक्शा डालेंगे। ये पहली परत है। अच्छा, फिर उसके ऊपर क्या आएगा? उसके ऊपर उस इलाके की जनसंख्या घनत्व का नक्शा रखेंगे, मतलब कहाँ कितने लोग रहते हैं। ये दूसरी परत है। समझ रही हूँ। और फिर सड़कों का नेटवर्क। बिल्कुल सही। तीसरी परत सड़कों की होगी और चौथी परत बाढ़ के पानी के स्तर की होगी। और फिर जब कंप्यूटर इन चारों परतों को एक साथ मिलाएगा तो वह तुरंत एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र दिखा देगा जो ऊंचाई पर हो, जहां ज्यादा लोग आसानी से पहुंच सकें और जो सड़कों से जुड़ा हो। ये तो सच में अद्भुत है। मतलब जो काम करने में इंसानों को महीनों लग जाते, वो जीआईएस कुछ ही मिनटों में कर देता है। हाँ, इसका मतलब है कि चाहे शहरी योजना बनानी हो या आपदा प्रबंधन करना हो, आधुनिक भूगोल पूरी तरह से इन उपकरणों पर टिका है। तो बिना बिग डेटा और जियो इन्फॉर्मेटिक्स के आज कोई भी भौगोलिक निर्णय लेना लगभग असंभव है। सटीक कहा आपने। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो हमारे सामने मुख्य रूप से 3 बड़े निष्कर्ष निकल कर आते हैं जो हर छात्र को स्पष्ट होने चाहिए। चलिए उन्हें संक्षेप में रखते हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि भूगोल मात्र स्थानों के नाम रटने का विषय नहीं है, ये एक अंतः विषय विज्ञान है। यानी ये भौतिक पर्यावरण, हमारा हार्डवेयर, और मानवीय गतिविधियों, हमारा सॉफ्टवेयर, के बीच के आपसी संबंध को समझने का विज्ञान है। बिल्कुल।
और दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष भूगोल के अध्ययन के तरीकों से जुड़ा है। हाँ, हमारे पास दो मुख्य दृष्टिकोण हैं, हम्बोल्ट का क्रमबद्ध दृष्टिकोण और रिटर का प्रादेशिक दृष्टिकोण। और ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। एकदम सही। और तीसरा बड़ा निष्कर्ष क्या है? तीसरा ये है कि आज का भूगोल पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। ये रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और जीआईएस जैसी तकनीकों पर निर्भर है, जो जटिल से जटिल समस्याओं को लेयर्स में बांटकर सटीक समाधान देते हैं। ये पूरे अध्याय का एक बहुत ही सुगठित सारांश है। लेकिन इस डिजिटल तकनीक की बात करते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बताइए। हमने देखा कि कैसे इंसान ने भौतिक दुनिया को बदला और भूगोल ने उसका अध्ययन किया। हाँ। लेकिन आज हम सब इंटरनेट पर डिजिटल डेटा का एक नया संसार रच रहे हैं। तो आप सोच रही हैं कि भविष्य का भूगोल कैसा होगा? हाँ। क्या भविष्य में भूगोलवेत्ता केवल भौतिक स्थानों, नदियों और शहरों का ही अध्ययन करेंगे, या फिर वे हमारे डिजिटल इकोसिस्टम का नक्शा बनाने लगेंगे? ओहो, ये तो परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह से पलट देने वाला विचार है। सोचिए ना, जिस तरह हम आज किसी क्षेत्र में आबादी के बंटवारे का अध्ययन करते हैं, क्या इंटरनेट की दुनिया भी भविष्य का एक नया भौगोलिक क्षेत्र बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। क्या भविष्य का भूगोल ये अध्ययन करेगा कि इंटरनेट पर सूचनाओं और कम्युनिटीज का वितरण कैसे हो रहा है? क्या डिजिटल दुनिया का भी अपना एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जिसका एक नया भूगोल लिखा जाना बाकी है? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। भौतिक जमीन के नक्शों से शुरू होकर हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां एक आभासी दुनिया का भूगोल हमारा इंतजार कर रहा है। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जो भी लोग सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि वे भूगोल को केवल एक विषय के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया को समझने के एक चश्मे के रूप में